जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन आप कहाँ थे और कैसा आपने फील किया, किसने आपको बताया तो कितनी आपको खुशी हुई? एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट आया था तो उस दिन मुझे घबराहट, उस टाइम 12 बजे समथिंग आया था रात में ये रिजल्ट आया था। उस समय मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी अपने आप, पता नहीं रिजल्ट आने से पहले कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं पापा से बात कर रहा था अपने से, तो बातचीत कर रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। वैसे कभी मैंने उनसे बात नहीं की रात में, लेकिन उसी दिन कॉल लगाया कुछ, लेकिन बातचीत करते रहे तो धीरे धीरे मन हल्का हुआ। तब तक लोगों के कॉल आने लगे। एक दोस्त है, उसका कॉल आया कि भैया आपका सिलेक्शन हो गया, आप डीएसपी बन गए। तो फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने फिर चेक किया तो उसमें देखा कि रिजल्ट मेरा, मैं डीएसपी बन गया हूँ। और 2-4 बार मैंने देखा, रोल नंबर कंफर्म कर लिया कि रोल नंबर है कि नहीं। रोल नंबर बाकायदा मिलाया, प्रॉपर सब चीज़ देखी, उसके बाद विश्वास हो गया हाँ बन गया। अच्छा, तो फिर रात भर आप सो नहीं पाए होंगे? हाँ, ये उस रात हुआ था, नहीं सो पाए थे। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ हैं 2019 में डीएसपी के पद पर चयनित भाई हेमंत कुमार जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपनी जर्नी के बारे में और अपना परिचय दीजिए सर, और फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा आपका और आपकी एजुकेशन कैसी रही, वो आप कुछ बताने का प्रयास करें सर। जी, मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं मुरैना जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा पूरी मुरैना से ही हुई है और ग्रेजुएशन भी मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है, जो मुरैना से हुआ है। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है भोज यूनिवर्सिटी भोपाल, जो है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था, उसमें उसके माध्यम से की है, डिस्टेंस एजुकेशन की है एक्चुअली। तो हिस्ट्री से किया है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन, यही मेरी प्रारंभिक शिक्षा रही है। और इकोनॉमिक बैकग्राउंड घर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ खास अच्छा नहीं था, उसके बाद भी तैयारी की है और सफलता हासिल की है। तो सर आप पीएससी की तरफ एकदम रुझान आ गया कि शुरू से ही मन था बचपन से ही कि हमको उधर ही आना सिविल सर्विसेज की तरफ? नहीं, बचपन से रुझान नहीं था। 12वीं क्लास के बाद मेरे मन में पीएससी का ख्याल आया। प्रशासनिक अधिकारियों को देखा, लोगों को देखा और समाज में उनका योगदान देखा, उसके आधार पर मुझे लगा कि मुझे भी तैयारी करना चाहिए। तो सर आपने कोचिंग की या सेल्फ स्टडी से यहाँ तक आप पहुंचे? मैंने शुरुआत में इसके लिए कोचिंग की थी दिल्ली में, दृष्टि IAS से। वहाँ पर मैंने फाउंडेशन कोर्स पढ़ा था, प्रॉपर जीएस पढ़ने के बाद जो MPPSC का जो सिलेबस है उसके आधार पर वो मैंने खुद तैयार किया और तैयार करने के बाद मैंने एग्जाम दिया। यूपीएससी की कोचिंग की होगी दृष्टि, तो फिर आपने सर यूपीएससी का जीएस पढ़ा था। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो सर आप यूपीएससी से MPSC तक डाइवर्ट हुए तो उसमें आपको अलग से कोचिंग करनी पड़ी या नोट्स बनाने पड़े, क्या प्रोसेस रही उसकी? नहीं, मुझे अलग से नोट्स कोचिंग तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन नोट्स मैंने पूरे खुद बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं योगदान उसमें यूपीएससी का जो जीएस पढ़ा था उसका बहुत ज़्यादा था। तो उसमें एक समझदारी विकसित हो चुकी थी कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं जी। तो मतलब प्रॉफिट तो आपको यूपीएससी से बहुत ज्यादा ही मिला होगा कोचिंग करने से? वही हमारा बेस है। अच्छा, तो सर आपने यहाँ पर आकर बुकों से बनाया या दृष्टि की बुक थी या अलग, कैसे क्या आपने सिलेबस को तैयार किया, अपने नोट्स तैयार किए? मेन सिलेबस तो मेरा दृष्टि का ही था, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत सारी कोचिंग से मैंने लिए जो अच्छे थे। कोचिंग के नोट जैसे कि निर्माण का नोट्स अच्छे थे, सिविल जॉब वाले के नोट्स अच्छे थे, तो इनसे आकार के नोट्स अच्छे थे, इनसे कंपाइल करके एक अपना नोट्स बनाया और उसके आधार पर तैयारी की। तो सर आपने प्री और मेंस के नोट इकट्ठे बनाए नोट्स के अलग अलग बनाए थे, या पहले प्री की तैयारी की या मेंस की तैयारी की? पहले मैंने मेंस की तैयारी की थी। एक बार मेंस कंप्लीट हो गया तो उस प्रोसेस में ही आपकी 90% प्री की तैयारी हो जाती है। तो मेरे काफी मिक्स नोट्स थे प्री के और मेंस के। तो सर आपने नोट्स बनाए तो आंसर राइटिंग तो आप कैसे करते थे? टेस्ट सीरीज जोन की थी या पर डे करते थे? और प्लस नोट्स आपने ऐसे सिलेबस जब आप पढ़ रहे थे बुक्स को तभी तैयार किया या 2-4 बार आपने नोट्स पढ़ ली तो उसके बाद नोट्स बनाए? मेरा ये रहता था कि जैसे कि मान के चलो कि मैं हिस्ट्री के नोट्स बना रहा हूँ तो साथ साथ पढ़ते जाता था टॉपिक और उसका नोट्स भी बनाता जाता था। अच्छा, साथ ही साथ? जी, अलग से कुछ नहीं बनाता। तो सर पीएससी की तैयारी नए स्टूडेंट को प्रारंभ कब करनी चाहिए? पीएससी की तैयारी नए स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के बाद मैं समझता हूँ प्रारंभ करना चाहिए। उसको ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करना चाहिए, पढ़ के करना चाहिए। और आपने किस उम्र में तैयारी स्टार्ट की थी? मैंने एक्चुअली सेकंड ईयर से तैयारी शुरू की है। अच्छा, पीएससी या यूपीएससी का मोटिवेशन कहाँ से आया?
मोटिवेशन मेरी लाइफ में 2-3 घटना हुई थी, उस वजह से ये मोटिवेशन आया मेरी लाइफ में। पहली घटना ये थी कि मुरैना में एक पब्लिक पीडीएस सिस्टम चलता है, वो सरकार इसके तहत खाद्यान्न वितरण करवाती है। तो खाद्यान्न वितरण करवाती है तो वहाँ पे क्या है कि कुछ एक वर्ग विशेष के द्वारा जो काफी दबंग वर्ग था, उसने उस पर कब्जा कर लिया और वो पूरा खाद्यान्न स्वहित में यूज करते थे और जो जनता का था उसके जनता को नहीं पहुंच पाता था। तो हम लोगों को वैसे ही लौट के आना पड़ता था, लाइन में लगे लगे परेशान हो जाते थे। तो मैं ये सब देखता था। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि हम लोगों ने शिकायत की थी कलेक्टर महोदय पर। मंगलवार को जनसुनवाई होती है वहां पर, शिकायत की तो उन्होंने शिकायत का तुरंत निराकरण किया। तो वो पहला एक मोटिवेशन था वहां पे। और एक चीज ये भी थी कि भाई कुछ अगर तुम बदलाव ला सकते हो तो ये एक बेहतर माध्यम है जिसके माध्यम से आप बदलाव ला सकते हो। ये 2-3 चीजें थी। तो शिक्षण संस्थानों का योगदान कितना रहा आपकी सफलता में? मतलब आप कोचिंग कहना चाह रहे हैं? कोचिंग्स का योगदान रहता है। और जैसे मैं दृष्टि से कोचिंग की है तो मेरा पूरा जो बेसिक्स है दृष्टि से ही हुआ है, इस वजह से काफी योगदान रहा है। आगे की योजना सर आपकी? आगे की योजना फिलहाल मेरी यूपीएससी देने की है और मैं आईपीएस देना चाहता हूँ। आईपीएस बनने का प्लान है आपका जी। रोज पढ़ने का तरीका सर कैसा था आपका? रोज पढ़ने का तरीका, मैं रात में 12-1 बजे के तकरीबन सो जाता था और 7-8 बजे जगने के बाद फ्रेश वगैरह हुए और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। और ये प्रोसेस रहती थी, 4-5 घंटे पढ़ते थे सुबह 12-1 बजे के तकरीबन। और उसके बाद बढ़िया से नहाते धोते खाना खाते और फिर दोबारा लेट जाते 1 घंटे के लिए और 1-1.5 घंटा सोने के बाद फिर दोबारा से पढ़ते थे और ये 8-9 बजे तक प्रोसेस चलती थी। अच्छा। उसके बाद फिर खाना खाएं और उस खाना खाने के बाद हम थोड़ा टहलते थे, घूमते थे या दोस्तों से बात करते थे या घर पे बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर नींद और ये प्रोसेस हर दिन रहती थी। तो सर कुछ लोग बताते हैं कि 18 घंटा 16 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो एक्चुअल में है ऐसा कि एक मिथ बना लिया है कि ऐसा 18 घंटा पढ़ाई होती है? 18 घंटा लोग जो बोल रहे हैं वो कर सकते हैं, मुझ में तो इतनी क्षमता नहीं कि मैं 18 घंटा अभी पढ़ सकूं। और हाँ, लास्ट में जब एग्जाम काफी नजदीक होती है मेंस के, उस दौरान 18 घंटा 16 घंटा पढ़ाई हो जाती है, अभी तो नहीं हो पाती। वैसे नॉर्मल व्यक्ति को 8-10 घंटे सफिशिएंट अगर लगा रहे तो मेरे साथ सफिशिएंट है। बिल्कुल, कंटिन्यूसली 8 घंटे काफी होते हैं। बशर्ते कंटिन्यूटी होनी चाहिए, नहीं एक दिन 6 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 18 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे। बिल्कुल, ऐसा कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अपने आप को किस प्रकार आप मोटिवेट रखते थे? मोटिवेट, आपकी दिनचर्या को अच्छा बनाओ तो मोटिवेट अपने आप रहोगे। दिनचर्या में जो भी बाहरी कारक है जो आपको इफेक्ट करे आपकी कंटिन्यूटी में, आपकी पढ़ाई में, उन सबको आप निगलेक्ट करो। और अगर वो चीजें निगलेक्ट होंगी तो धीरे धीरे आप अपने मोटिवेट होते जाओगे और पढ़ते जाओगे। तो सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मेरा 2018 में था। कभी सर आपको पढ़ाई के दौरान ऐसा लगा कि अब छोड़ देनी चाहिए या बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं? नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे अंदर से भरोसा था कि मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा। कभी नहीं लगा। तो सर एक क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछना चाहिए था वो मैं आपसे बाद में पूछ रहा हूँ। जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन आप कहाँ थे और कैसा आपने फील किया, किसने आपको बताया, तो कितनी आपको खुशी हुई? एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट आया था तो उस दिन मुझे घबराहट, उस टाइम 12 बजे समथिंग आया था रात में ये रिजल्ट आया था। उस समय मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी अपने आप, पता नहीं रिजल्ट आने से पहले क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं पापा से बात कर रहा था अपने से, तो बातचीत कर रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। वैसे कभी मैंने उनसे बात नहीं की रात में, लेकिन उसी दिन कॉल लगाया कुछ, लेकिन बातचीत करते रहे तो धीरे धीरे मन हल्का हुआ। तब तक लोगों के कॉल आने लगे। एक दोस्त का कॉल आया कि भैया आपका सिलेक्शन हो गया, आप डीएसपी बन गए। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने फिर चेक किया तो उसमें देखा कि रिजल्ट मेरा, मैं डीएसपी बन गया हूँ। और 2-4 बार मैंने देखा, रोल नंबर कंफर्म कर लिया कि रोल नंबर है कि नहीं। रोल नंबर बाकायदा मिलाया, प्रॉपर सब चीज देखी, उसके बाद विश्वास अंदर में यहाँ बन गया। अच्छा, तो फिर रात भर आप सो नहीं पाए होंगे? हाँ, ये उस रात हुआ था, नहीं सो पाए थे। तो अब सिलेक्शन के बाद आप जब घर पहुंचे तो घर का माहौल कैसा था और रिलेटिव कैसे आपसे? हाँ, घर का माहौल काफी पॉजिटिव था।
सब लोग की जो संघर्ष था, मुझसे ज़्यादा संघर्ष एक्चुअली मेरे घर वालों पर रहा है। और उन्होंने काफ़ी परेशानियां फेस की हैं और उसके बाद मुझे पैसे पहुंचाते थे वो। तो सिलेक्शन हो गया तो उनको वो उतना सम्मान मिला जो सम्मान उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी देखा नहीं था। तो वो उन्होंने जो मेहनत करी उसका उन्हें आउटपुट मिला। मतलब आपको लगा कि जो हमने तैयारी की उसका हमने दे पाए, सही दे पाए, बिल्कुल। तो घर वालों को बहुत अच्छा लगा, इमोशनल थे काफी। मोहल्ले वगैरह सब में अच्छा माहौल होगा? सब लोग कंप्लीट पूरे। तो सर जब आप टेस्ट सीरीज टेस्ट देते थे तो पहले तो आप टाइम मैनेज कर लेते थे अपना टेस्ट देने में? जैसे कोचिंग में अपन टेस्ट दे रहे हैं कोचिंग पर, तो 3 घंटे का जो पेपर रहता है वो आप 3 घंटे में कंप्लीट कर देते थे, क्वेश्चन छूट जाते थे? शुरुआती स्तर पर अगर आप देखो, जैसे मुझे कोई कभी दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन छूटने की। हाँ, लेकिन लोगों को उससे दिक्कत आती है। और लेकिन अगर दिक्कत आए भी ना तो आप टाइम फिक्स रखो और लगातार प्रैक्टिस करो कि भाई इतने मिनट में, जैसे 12 से 13 मिनट में आपको 15 जो क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, वो आपको खत्म करने हैं। अगले 30-35 मिनट में तुम्हें जो लघुत्तरी क्वेश्चन है वो खत्म करने हैं। अगर ये सब टाइम रखोगे, हर बार घड़ी देखते रहोगे हर क्वेश्चन पे धीरे धीरे, तो वो चीज़ें टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे एकमात्र जो उपाय है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट होता जाएगा। शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपकी राइटिंग भी अच्छी होती जाएगी और टाइम मैनेजमेंट होता जाएगा, समय पे एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो सर टेस्ट का योगदान तो बहुत रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने चाहिए या अपने जो सिलेबस कंप्लीट नहीं है अपना खुद का, अपन ने रिवीजन नहीं कर पाया, कि रिवीजन बहुत ज्यादा करना चाहिए कि टेस्ट पे करना चाहिए? दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। रिवीजन भी करना है और टेस्ट भी देना है, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो टेस्ट नहीं दे पाओगे, तुम्हें याद नहीं है तो क्या लिखोगे आप? वही तो। हाँ, तो रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, दोनों ही आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ऐसे नए नए छात्र घर से जब निकलते हैं तो उनका प्लान यही रहता है कि हम जाके तैयारी करेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो उससे पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए कोचिंग ज्वाइन करने से पहले? कोचिंग ज्वाइन करने से पहले एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ना चाहिए, इससे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और वर्तमान में जैसे पीएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से सीधा पूछा है, तो एनसीईआरटी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रखती है, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो ऐसे अपन को प्री और मेंस की कोचिंग अलग अलग करनी चाहिए या इकट्ठी करनी चाहिए, या पहले मेंस पढ़नी चाहिए? कोई कोचिंग नहीं होती मेरे ख्याल से, आपको कोचिंग करना चाहिए मेंस की। तो मेंस की कोचिंग में ही आपकी तैयारी प्री की हो जाती है, तो मेंस की कोचिंग करना चाहिए और प्रीलिम्स उसी में शामिल रहता है। तो पहले मेंस की कोचिंग करनी चाहिए। तो सर इंटरव्यू की तैयारी आपने किस प्रकार की और इंटरव्यू आपका कैसा रहा? इंटरव्यू की तैयारी, जो मेरा बैकग्राउंड है, डेप्थ में जो भी मैंने जानकारियां दी है, जो व्यक्तिगत विवरण पत्र है, डेप मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें मैंने जितनी भी जानकारियां दी है, मेरा बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने बीएससी किया था कंप्यूटर साइंस से, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और मेरी हॉबी से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर की। और मेरा जो गृह जिला है मुरैना, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब चीज़ें रखी। और कुछ करंट इश्यू उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ तैयार की थी। तो आपने कोचिंग वगैरह की थी या आपने सेल्फ ही किया था ये सारा? इंटरव्यू कोचिंग नहीं की थी, मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे। अच्छा, मॉक की थी। हाँ। तो सर आपका किस बोर्ड में था इंटरव्यू आपका? मेरा था मेहरा सर के बोर्ड में। स्कोर कैसा रहा आपका? स्कोर मेरा उम्मीद के मुताबिक नहीं गया। इंटरव्यू तो मुझे लगा कि मेरा ठीक रहा है, लेकिन शायद उनको अच्छा नहीं लगा, तो बहुत अच्छा नहीं रहा स्कोर। तो मेंस में मार्क्स आपके कैसे रहे सर? मेंस में मेरे मार्क्स अच्छे थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, और मैं एमपी में कोई टॉप 6 में हूँ। अच्छा, तो ये मतलब उसमें कम रह गए आपके इंटरव्यू में, अन्यथा आपकी टॉप नहीं होते, शायद टॉप रेंज में होते। नए स्टूडेंट जब घर से आते हैं तो उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और या सेल्फ स्टडी घर पे ही कर सकते हैं, इंदौर आना जरूरी है तैयारी करने के लिए? अब वर्तमान युग है जो ऑनलाइन स्टडी का है। जी सर। ऑनलाइन स्टडी में फायदा ये है कि दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर पे आप पढ़ सकते हो, कहीं से घर पे पढ़ सकते हो बैठकर। तो मुझे नहीं लगता कि अब इंदौर आने की जरूरत है। व्यक्ति अच्छा माहौल हो तो घर पे भी पढ़ सकता है और निकाल सकता है। अच्छा, तो घर से ही तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो टेस्ट वगैरह ऑनलाइन लगाना सही रहेगा वैसे, अगर नहीं घर नहीं आना चाहते तो? कि टेस्ट सीरीज के लिए अपन यहाँ आ सकते हैं, ऐसे अपना मेंस का एग्जाम आ गया तो 1-2 महीने पहले चले आए? हाँ, टेस्ट सीरीज यहाँ दे सकती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड में होती है एमपीपीएससी में भी जी। तो ऑफलाइन जितना दोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, ऑनलाइन से उतना मजा नहीं आता है।
तो सर एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए कि नहीं बनानी, महिला मित्र का योगदान रहता है कि नहीं रहता, आपने बनाई या नहीं बनाई? गर्लफ्रेंड आपके ऊपर है। अगर कोई लड़की आपको पढ़ाई में मदद कर रही है और उसका भी हेल्प हो रहा है तो बढ़िया बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है तो मत बनाइए, आपके ऊपर है। तो सर अब न्यू सिलेबस आ चुका है, तो नए सिलेबस में आप किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए नए स्टूडेंट को? न्यू सिलेबस में जो तब्दीलियां आई हैं, पहली तब्दीली तो यह है कि पेपर 3 में उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री हटा दिया जी। और दूसरी तब्दीली ये है कि उन्होंने जो पेपर 4 है उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। और जो पेपर 1 है उसमें एंशिएंट और मेडिवल पहले अलग अलग यूनिट्स में हुआ करते थे, अब वो एक ही यूनिट में समाहित कर दिए गए हैं। तो ये छोटी छोटी तब्दीलियां हैं, लेकिन जो आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जी उनको फायदा है इसमें, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें ज़्यादातर हैं वो हटा दी गई हैं। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते थे, दिक्कत करते थे स्टूडेंट्स को, तो वो चीज़ हटा दी गई है। आर्ट्स वाले हैं उनके लिए। हाँ, एक चीज़ है कि सिलेबस बड़ा कर दिया है काफ़ी, तो इसमें पूरा करने में उससे समय लग जाएगा, लेकिन एक बार अगर पूरा हो गया तो अच्छे से जाएगा। नया फेज स्टूडेंट से तैयारी करना चाहे तो कितने समय में प्रॉपर तैयारी हो जाएगी? अगर वो डेडिकेशन के साथ लग जाए तो कितने टाइम लग जाएगा उसको तैयारी? डेडिकेशन से अगर लग जाए तो मेंस की तैयारी उसकी प्रॉपर डेडिकेशन से 2 साल लग जाएंगे। 2 साल पढ़ने के बाद वो एग्जाम देने की स्थिति में आ जाएगा, और एग्जाम तब तक ना दें जब तक उसकी प्रॉपर मेंस की तैयारी ना हो जाए। अच्छा, पहला अटेम्प्ट उसे तभी देना चाहिए जब मेंस पूरा हो जाए उसका। नए आते हैं सर, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं अपन और प्री निकल जाती है, लेकिन मेंस 4-5 बार दे देते हैं लेकिन नहीं निकल पाता, प्री हर बार क्वालिफाई होता है। तो ऐसी क्या वो गलती कर रहे हैं कि उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हो पा रहा है 4-5 बार के बाद भी? हाँ, जैसे अभी मैंने बताया ना कि जब तक मेंस की तैयारी पूरी ना हो तब तक प्रीलिम्स नहीं देना है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि प्री निकल जाएगा, उसके बाद मेंस देंगे, तो प्री तो निकल जाता है। अब 3-4 महीने में मेंस तो नहीं हो पाता है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कम से कम 2 साल लगेंगे मेंस को अच्छा करने में। तो अब 3-4 महीने में जल्दबाजी में चीज़ें नहीं हो पाती हैं और परिणाम उसका फेल के रूप में आता है। अब यह प्रोसेस तब तक अगला नोटिफिकेशन आ जाता है अगले प्री के लिए, तो फिर प्री में पास हो जाता है लेकिन फिर मेंस फिर अच्छा नहीं कर पाता। ये प्रोसेस लगातार जारी रहती है, इसलिए लगातार फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो मेंस को पहले बहुत अच्छा कीजिए और प्रैक्टिस साथ में करते रहिए। आपकी सर कोई हॉबी रही हो? जी, मेरी है हॉबी थी शेर और शायरी। तो सर एक शेर और शायरी आप सुनाने का प्रयास करें। किस तरीके की शायरी आप सुनना चाहोगे? एक मोटिवेशन की सुना दें जिससे हमारे व्यूअर हैं वो मोटिवेट हो जाएं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल की एक शायरी है। जी सर। वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, अभी सामने तेरे आसमां और भी है। वाह, तो बहुत अच्छी शायरी रही सर आपकी। सर अपन सेल्फ स्टडी से पीएससी तैयारी कर सकते हैं या यूपीएससी की कि नहीं? सेल्फ स्टडी से देखो, स्टूडेंट 2 तरीके के हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत एडवांस लेवल के हैं जी, जिनकी स्कूलिंग लाइफ बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं और उनको गाइडलाइंस की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा होता है कि उन्हें पता है कि क्या करना है आगे, सिलेबस कैसे बेहतर बनाना है और किस तरीके से पूरी चीज़ें तैयार करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको नहीं पता है कि भाई ख्वाब तो है उनके पीएससी के, लेकिन उन्हें प्रोसेस नहीं मालूम है। उनके लिए गाइडलाइन के लिए वो कोचिंग हो सकती है या कोई आपका बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कोचिंग दोनों ही है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कर सकते हो या नहीं, क्योंकि कोचिंग लेने वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं और कोचिंग नहीं लेने वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आपके ऊपर है, अगर आपको लग रहा है कोचिंग जरूरी है तो कर लीजिए। तो सर अपने पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर पीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाए अपना तो दूसरी तरफ जा सके या एक ही तरफ लगे रहे अपन तैयारी में? बिल्कुल, जैसे कि वर्तमान में अब पीएससी की तैयारी है, इसमें कोई भरोसा नहीं है। तो कई बार क्या हमारी पढ़ाई इतनी दिशा भ्रमित हो जाती है कि हम कितना भी हार्ड वर्क कर लें लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उस दौर में स्थिति ये होती है लास्ट में जब ये 4-5 अटेम्प्ट आपकी हो जाती है तो स्टूडेंट ना इधर का बचता है ना उधर का। इसलिए साथ में एक सेकंड ऑप्शन अगर लेना चाहे तो ले सकता है व्यक्ति। मैंने सेकंड ऑप्शन लिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, और इसलिए मैंने नेट क्वालिफाई किया हिस्ट्री से
और सेट क्वालिफाई किया हिस्ट्री से, और असिस्टेंट प्रोफेसर मैं देता था अगर मेरा पीएससी नहीं होता तो। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेकंड ऑप्शन हो तो अच्छा है, क्योंकि बेरोजगारी के दौर में बहुत समस्याएं आती है अगर पीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम दूसरा बैकअप तो है आपके पास। जी सर, अपन को इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, छात्र जीवन में तो आती ही है, तो उसको कैसे फेस करें? उसको पढ़ाई छोड़ के घर चले जाएं, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि तो क्या करना चाहिए अपन को? देखो, पहले तो कोशिश ये करो कि जब तक घर से पैसा मिल रहा है, कोशिश आपको मोटा मोटा अनुमान हो जाता है कि कब तक पैसा मिलेगा, घर वाले कब तक पैसा देंगे आपको अनुमान हो जाता है। तो कोशिश करो कि उस समय तक अपनी जो बेसिक चीजें हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और मटेरियल अपना जल्दी तैयार करें, मेहनत करें, हार्डवर्क करें। क्योंकि अगर उसके बाद अगर पैसा आना बंद भी हो जाए ना, तो कहीं आप 2-4 घंटे की जॉब करके उनका खर्चा निकाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि जो महत्वपूर्ण पढ़ाई थी ना, उस समय आप कर चुके होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि पैसे आ रहे हैं, कब बंद होने वाले हैं, तो उस समय आप चीजें कंप्लीट करके रखें। अगर पैसा बंद भी हो जाता है तो भी आप सिलेक्शन ले जाओगे। तो सर, आप हॉबी के तौर पे गेम वगैरह खेलना कोई पसंद करते हैं? बिल्कुल, मैं क्रिकेट भी खेला है, क्रिकेट बहुत खेला है मैंने, बैडमिंटन भी खेलता हूँ मैं हॉबी के तौर पर, और फिल्में देखना मेरी हॉबी है, शेर व शायरी सुनना मेरी हॉबी है, और बहुत सारी यही चीजें हैं मैंने। सिलेबस चेंज हो गया है, तो नए स्टूडेंट के लिए क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? किस तरीके से प्री क्वालिफाई करें और किस तरीके से मेंस की रणनीति बना के जो जल्दी जल्दी क्वालिफाई कर सके? नए स्टूडेंट के लिए आप देखिए, उसमें एमपी वाला पोर्शन है वो बढ़ा दिया है, एमपी कल्चर वाला पोर्शन बढ़ा दिया है, ट्रैवल से रिलेटेड पोर्शन है वो बढ़ा दिया है। तो वही रणनीति है, पहले प्रॉपर मेंस पढ़िए। अब आप देखोगे सिलेबस में प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस काफी सिमिलर हो गया है, यूनिट्स काफी मिल रही है। तो अगर अब मेंस बहुत अच्छा कर लोगे तो मुझे लगता है कि 80 से 90% आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और रही बात 10-20% की, तो वो करंट अफेयर पढ़ोगे, स्पोर्ट्स पढ़ोगे, वो उसमें हो जाएगा बाद में। तो मेंस बहुत अच्छा कर लीजिए, फिर ये अपने आप हो जाएगा। तो सर, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? मैं डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था मैंने, क्योंकि करंट का जो महत्व है एमपीपीएससी में काफ़ी कम है और मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई रुचि भी नहीं थी। मैं जब जैसे कि करंट, जैसे कि क्या बोलते हैं, मैं जो प्रीलिम्स आता था नजदीक, उस समय न्यूज़पेपर पढ़ता था। और यूट्यूब चैनल चल रहा है इस समय, तो यूट्यूब से वो क्या है, करंट पहले से ही दे देते हैं छाट कर, तो आपकी एक्स्ट्रा मेहनत बच जाती है। तो आप यूट्यूब चैनल कोई भी प्रेफर कर सकते हो करंट के लिए। तो न्यूज़पेपर वैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ता था कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, पढ़ाई के उद्देश्य से कभी नहीं पढ़ता था। तो सर, आप अपनी बुक लिस्ट बताने का और एमपी प्री और मेंस की बुक लिस्ट बताने का प्रयास करें? बिल्कुल सर। हिस्ट्री के लिए मैंने दृष्टि क्विक बुक फॉलो की है। जी सर। ज्योग्राफी के लिए भी दृष्टि क्विक बुक, लेकिन मेरा जो सजेशन है, आप ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल पढ़ें। जी सर। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत और दृष्टि क्विक बुक, दोनों का मिक्स कुछ चीजें पढ़ी हैं। जी सर। इकोनॉमी के लिए मैंने दृष्टि क्विक बुक ही फॉलो किया मेनली, और सिविल जॉब के नोट्स भी। साइंस के लिए महेश बर्णवाल फॉलो करना है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया। और बाकी जो इथिक्स है, इथिक्स के लिए मेरा दृष्टि ही रहा है। दृष्टि और जो कोचिंग्स हैं उनके कुछ नोट्स देख सकते हैं, लेकिन मेनली दृष्टि रहा। और जो टेक्नोलॉजी में उसमें भी दृष्टि रहा। तो ज्यादातर मैंने दृष्टि के नोट्स फॉलो किए हैं, और कुछ चीजें निर्माण की, सिविल जॉब की भी। तो सर, प्री के लिए भी बुक कौन सी थी आपकी? वो प्रीलिम्स के लिए एमपी के लिए मैंने पढ़ा था, एमपी की 2 बुक पढ़ी थी मैंने। एक पढ़ी थी महावीर की, जो पतली वाली आती है, और व्यवस्थित पढ़ा था मैंने मुकेश मैसूरी से एमपी के लिए। और लूसेंट को अच्छे से किया था मैंने तैयार। प्री के लिए लूसेंट बहुत जरूरी है, मस्ट है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू 4 से ज्यादा लगाना है ये पढ़ने के बाद, तो प्री अच्छा हो गया था। तो सर, प्री 2 महीने में निकाली जा सकती है? ऐसे अप्रैल में एग्जाम है, तो 2-3 महीने में प्री निकाली जा सकती है? पहले अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो प्री 15 दिन में भी निकल जाती है। नहीं, फ्रेश स्टूडेंट है, मैथ्स नहीं पढ़ा, अपन ने प्री नहीं पढ़ी, लेकिन फ्रेश स्टूडेंट के लिए अगर बिल्कुल नया है, उसने बिल्कुल नहीं देखा है, तो 2 महीने में बहुत मुश्किल है निकालना। तो उसको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने प्री। उसके बाद प्री। मोबाइल की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है अभी, तो उसको कैसे दूर करें?
मोबाइल की प्रॉब्लम जैसे कि जो आपको सोशल मीडिया पे दिक्कत कर रहे हैं, जी सर। तो मुझे जो प्रॉब्लम आई थी, जैसे कि मुझे व्हाट्सएप पे दिक्कत, सॉरी इंस्टाग्राम पे दिक्कत है जी सर। या फेसबुक पे दिक्कत है, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था उनको। जी सर। अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और बचा यूट्यूब तो जरूरत है आज की, जी। क्योंकि वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, करंट अफेयर देख रहे हैं, तो वो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ दिक्कत कर रही है फेसबुक या इंस्टाग्राम, इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। जी। और शाम को जब आप बिस्तर पर जाओ तो कोशिश करो कि मोबाइल ना हो, माइंड में रिवीजन करो। धीरे धीरे ये चीज़ें दूर होती जाएगी। धीरे धीरे दूर करना उनको। एकदम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो होती जाएगी धीरे। लाइब्रेरी सर जरूरी है या नहीं? अब बाहर रह के तो इंदौर में रह के लाइब्रेरी ज्वाइन कर ही लेते हैं मोस्टली, तो वो सही है एक तरीके से, क्या नहीं सही है? लाइब्रेरीज दोनों ही है। जिसको लगता है कि लाइब्रेरी में पढ़ाई अच्छी होती है वो लाइब्रेरी में पढ़ाई करे, और जिसको लगता है रूम पे अच्छी पढ़ाई होती है वो रूम पे करे। क्योंकि मेन मकसद हमारा लाइब्रेरी नहीं है, मेन मकसद है हमारा पढ़ाई होना। जी सर। पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं। जैसे मेरा है, मुझे लाइब्रेरी कभी नहीं जची, तो मैं रूम पर ही पढ़ा रहा हूँ। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं सिलेक्टेड हैं जो लाइब्रेरी में से पास हुए हैं। तो लाइब्रेरी मैटर नहीं करती, डिपेंड करता है कि आपका पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं। अगर रूम पे लग रहा है तो रूम पे पढ़िए, लाइब्रेरी में लग रहा है तो लाइब्रेरी पढ़िए। आप सर नोट्स किस तरीके से बनाते थे लास्ट में रिवीजन के लिए? नोट्स में प्रॉपर बनाता था, 2-3 कोचिंग के नोट्स ले लिए, जी। उनका एक पढ़ने के बाद उनका एक अपना नोट्स बनाता था, और वही अंतिम रहता था। उसी को पढ़ता हूँ बार बार, उसी को रिवाइज करता हूँ। जैसे हिस्ट्री के नोट्स हैं तो आपके कितने पन्नों में बन जाएंगे सर? हिस्ट्री के नोट्स मेरे काफी डिटेल में बने हैं, क्योंकि एंशिएंट भी है, कम से कम एंशिएंट बन गया था मेरा। क्योंकि मैं प्री अलग से नहीं पढ़ता, जी सर। तो प्री मैं साथ में पढ़ता हूँ। तो एंशिएंट का मेरा बन गया था 150 पेज में, और मिडेवल का भी 150-200 पेज लग गए थे। जी सर। और इतना ही हुआ, कम से कम 400 पेज में हिस्ट्री। तो सर इतना तो फिर रिवीजन नहीं हो पाता होगा जो टाइम मिलता है एग्जाम के बाद, एग्जाम समय? रिवीजन उसमें जो एक्ट है ना, केवल वही रिवीजन करना है। लैंग्वेज आप पढ़ोगे मेंस में, लेकिन लैंग्वेज आप सेम टू सेम नहीं लिख पाओगे। लैंग्वेज वही काम आनी है जो उस समय आपको याद आएगी, और वो आपकी खुद की काम होगी। तो फैक्ट के लिए अब 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लेम्स में कितना पूछ रहे हैं, जी सर। तो स्वाभाविक है आपको फैक्ट पूरे नोट करने पड़ेंगे। जी सर। इसलिए 400 पेज का हो जाता है जी सर। हिस्ट्री का। जब सर अपन तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो अपन एक सिविल सर्विस सर्वेंट की ओर जाते हैं, तो सिविल सर्वेंट जैसा पहले से सोचना प्रारंभ करते हैं, या इंटरव्यू तैयारी फर्स्ट डे से तैयारी शुरू हो जाती है, या जब इंटरव्यू आए मेंस लिखे उसके बाद इंटरव्यू तैयारी करें, या पहले दिन से ही पर इंटरव्यू तैयारी करें? इंटरव्यू की तैयारी तो जिस दिन से आप पैदा होते हैं उसी दिन से हो जाती है, क्योंकि आप इंटरव्यू का मेन उद्देश्य रहता है कि आप हो क्या, आपकी ओरिजिनली आप क्या हो। जी सर। क्या सोचते हो समाज के बारे में, और कैसी आपकी क्षमता है जी सर। कि कोई खास समस्या आ जाए उस पर तुरंत निर्णय करने की आपकी क्या क्षमता है। जी सर। अब ये तो आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है, पढ़ाई हो रही है, उन सब का निचोड़ है इंटरव्यू। जी सर। आपने जितनी भी पढ़ाई लिखाई की है, जी। समाज में व्यवहारिक जिंदगी जितनी आपने जी है, जी। उन सब के आधार पर क्या डिसीजन आप ले सकते हो प्रशासन में, जी सर। उसका निचोड़ है इंटरव्यू। इसीलिए इंटरव्यू तो शुरू से तैयारी शुरू हो जाती है, जी मान लीजिए। जी सर। तो सर नए स्टूडेंट हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहें, किस तरीके से वो पढ़ाई स्टार्ट करें, और किस तरीके कोचिंग कैसी ज्वाइन करनी चाहिए? कुछ तो ऐसा रहता है कि मार्केट में कोचिंग बहुत मिल जाती है, कुछ फेमस कोचिंग रहती है, कुछ फेमस नहीं हो पाती, तो कौन सी कोचिंग उनको ज्वाइन करनी चाहिए जिसका ज्यादा प्रचार होता है, या जो डाउन में? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, 18 के, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने दिल्ली में कोचिंग की। जी सर। उसके बाद पूरा सिलेबस मैंने खुद बनाया। जी सर। तो सिलेबस बनाने की क्षमता, जी। सिलेबस के आधार पर नोट्स बनाने की क्षमता जी सर। स्टूडेंट में आ जाए, ऐसी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए उसको। जैसे अभी हो क्या रहा है, सिलेबस चेंज हुआ है इंदौर में। जी सर। तो इंदौर में जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग से लड़के पढ़े जी हैं, सर। अब वो डर रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाए आगे। अब उनको दोबारा से कोचिंग करने की बोल रहे हैं वो, जी। क्योंकि उनमें वो क्षमता डेवलप नहीं हो पाई। जी। तो इंदौर की कोचिंग में सबसे बड़ी कमी है कि वो क्षमता डेवलप नहीं कर पाते कोचिंग वाले, जी। कि स्टूडेंट खुद से सेल्फ नोट्स बना सके अगर आगे कोई सिलेबस चेंज हो जाए तो। जी। दिल्ली में ये फायदा होता है कि कोई भी समस्या आ जाए उससे वो समाधान खुल लेगा। तो ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें जिससे आपकी क्षमता इस तरीके से निर्मित हो जाए कि किसी प्रकार का तब्दील हो रही है, बदलाव हो रहा है सिलेबस में, आप खुद बना सको, किसी के भरोसे ना रहो। ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें। खाना खाने का प्रयास करें, मैगी ना खाएं, मतलब अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें। हाँ बिल्कुल। छोटी ना करें और ज़्यादा अच्छे सोर्स हों।
आप सर जब आंसर लिखते थे तो आंसर को एग्जामिनर के हिसाब से अट्रैक्ट कैसे करते थे? जो आंसर लिखते हैं उसको कैसे कैसे सजाते थे आप? पहली बार तो किसी प्रकार की काटा बेटी ना करो आप जी आंसर में। जी सर। बढ़िया सी भूमिका दो, जी फिर उसका जो मेन बॉडी है जी वो सर। अच्छे से लिखो और अच्छे से निष्कर्ष दो। जी सर। भूमिका और निष्कर्ष प्रभावशाली होना चाहिए। जी इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि नहीं इस तरीके से हम ये आंसर लिख रहे हैं, जी मतलब सर। सामान्य नहीं होना चाहिए। जी जी जैसे मैं एग्जांपल दूं कि निष्कर्ष में लोग लिखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा उस आधार पर कह सकते हैं, उपरोक्त आधार पर कह सकते हैं कि ये हुआ ये हुआ। जी ऐसे नहीं करना है। निष्कर्ष में कुछ सजेशन दे सकते हैं, जी सरकारी कार्यक्रम बता सकते हैं, जी कुछ रिपोर्ट्स बता सकते हैं। जी। तो इस तरीके से करोगे तो निष्कर्ष अच्छा हो जाएगा, प्रभावशाली। ऐसे बेहतर आंसर राइटिंग की जा सकती है। ऐसे कोई क्वेश्चन आया जनजाति के ऊपर, तो अपन जनजाति का कब स्टार्ट हुई या सन बता सकते हैं या कुछ क्षेत्र से है, तो इस चीज को अपन कर देंगे तो क्वेश्चन और बिल्कुल अब जनजाति से क्वेश्चन शुरू हुआ तो आपको संवैधानिक प्रावधान बोर्ड के मालूम होना चाहिए। जी जैसे अनुच्छेद 366 है। जी और राष्ट्रपति कैसे निर्धारित करता है जी। अनुसूचित जनजाति वगैरह, जी वो पता होना चाहिए। उनकी संरचना अनुच्छेद 17 है, जी वो मालूम होना चाहिए। उसके आधार पर 17 अनुच्छेद है, उसके आधार जी। पर SC/ST एक्ट बने, वो पता होना चाहिए। जी कुछ योजनाएं हैं जी अनुसूचित जनजाति संबंध, वो मालूम होना चाहिए। जी और महापुरुषों की कथाएं, जी बिरसा मुंडा की कथन देख सकते हैं आप, जी वो पता होना चाहिए। और वेलफेयर स्कीम्स हैं, जी। ये सब मालूम होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बढ़िया से निष्कर्ष दे सकते हैं। क्वेश्चन लिखने से पहले ऐसे मैंने हेडिंग लिख दी, ऐसे चट्टे व्यक्ति ऊपर आया तो उनकी जन्म कब हुआ और किस क्षेत्र में हुआ, ये अपन डाल दें तो एक अट्रैक्शन बन जाएगा एग्जामिनर के लिए। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन आ गया कि इनका योगदान बताइए। जी अब योगदान बताते समय क्योंकि शब्द सीमा काफी कम रहती है जी तो उस समय हम जन्म स्थान ये नहीं बता सकते, जी काफी कम समय रहता है। इसलिए योगदान में हम वो बताएंगे इन्होंने क्या किया है, जिसके आधार पर हम याद करते हैं। और योगदान का प्रभाव क्या है समाज में, देश में क्या प्रभाव होगा। जी हाँ, जैसे कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी जी तो उसका प्रभाव ये होगा कि जनता को, निर्माण क्षेत्र की जनता को, पूरी मध्य जनता को एक जागरूकता फैलाई, जी जिससे फायदा हुआ कि कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। जी। ऐसे डिस्कस डाल सकते हैं। तो सर ऐसे प्री आ रहा है अब, तो प्री के लिए ऑब्जेक्ट टाइप जरूरी है कि नहीं लगाना क्वेश्चन, प्री के और लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव टाइप मस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते क्या है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, जी सर। हो सकता है कि पढ़ने के बाद भी आप जो क्वेश्चन लगाओ तो गलत हो जाए, जी। तो एक्यूरेसी लाने के लिए आपको क्वेश्चन लगानी पड़ेगा। और टेस्ट सीरीज चल रही है अब, तो लगाना चाहिए नहीं लगाना? टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो प्रीलिम्स की, लेकिन प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता कि आप लगाइए। जो MCQ सब्जेक्ट के वो लगाइए। MP पढ़ी आपने तो MP के कंप्लीट MCQ लगाइए, हिस्ट्री पढ़ी हिस्ट्री का लगाइए, ज्योग्राफी पढ़ी ज्योग्राफी लगाइए। ये सब लगाने के बाद फिर आप FLT लगाइए। जी किसी भी कोचिंग के ले आइए, मार्केट मिल जाएंगे जी। प्रैक्टिस करते रहिए। अभी मैं सर जो देख रहा हूँ तो उसमें ये हो रहा है कि पुराने स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं लीड ले रहे हैं, हमारे साथ में लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो जिनने एक दिन भी बुक नहीं उठाई, अपनी मेंस की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम था 2022 के मेंस वाला, तो उनके 80 82 84 85 तक नंबर आ गए। और पुराने स्टूडेंट हैं जो लगे रहे 12 12 14 14 16 16 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके नहीं आ पाए नंबर, 70 के 72 75 तक रह गए। ये क्या? बिल्कुल, जैसे कि 22 का मेंस, मैं भी 22 के मेंस का उस समय फोकस कर रहा था और मैंने प्रीलिम्स दिया था। जी सर। मैंने एक अक्षर प्री का नहीं पढ़ा है, उसके बाद ही मेरे 81 थे जी सर। प्रीलिम्स में। और पुराने स्टूडेंट से ये फायदा होता है कि एक तो उन्हें अनुभव होता है जी और काफी लंबे समय की मेहनत हो जाती है। ये नए स्टूडेंट्स के पास कहाँ है वो अनुभव, जी और ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। जी। एक्स्ट्रा मेहनत है, दिशा मेहनत करने वाली वो बच जाती है और कम समय में वो निकाल लेते हैं, ये फायदा होता है। तो नए स्टूडेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी बराबरी कर सकें? उसके लिए या तो फिर मेंस पे ही फोकस करना चाहिए या प्री छोड़ देनी चाहिए, का स्किप कर देनी चाहिए कि पहले मेंस अच्छा कर ले उसके बाद प्री दें हम? मेरे ख्याल से करना चाहिए। हाँ, अगर लग रहा है कि मेंस क्लियर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है जी तो आप स्किप कर सकते हो। जब मेंस हो जाए उसके बाद प्री देना। ये कर सकते हैं अपन। भोलाराम की चकाचौंध से कैसे बचें यहाँ पर? किसी भी चीज से बचने की जरूरत नहीं है।
जी बचकर आप कितना भागोगे। जी सर। सहज रहिए, चकाचौंध है तो उसको सहज रूप से लीजिए। और कोई लड़का मिल रहा है, लड़की मिल रही है, नॉर्मल बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने काम पे लग जाएंगे दोबारा से। जितना सहज रहोगे, जितना दूर भागोगे, वो चीज़ उतनी ही आपको खींचेगी। जी भागने की जरूरत नहीं है, लड़कियां दिख रही हैं बढ़िया से देखिए और फिर अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। सही है कि नहीं? मतलब सारी चीज जरूरी है करना जीवन में। सहज रहिए बिल्कुल, जो नेचुरल, अब नेचुरल इंसान होगा, जी आपके अंदर प्रेम की भी फीलिंग है, नफरत की भी है, सबकी है। तो जितना सहज रहोगे उतना अच्छा आप पढ़ाई में दे पाओगे। बिल्कुल। प्रकृति के विपरीत नहीं जा सकते हैं। अम्बेडकर का ये कथन है कि नेचर के साथ अगर नदी जैसे बहती है, धारा में बहती है, जी धारा में बह रही है तो जल है जो नदी का तरोताजा रहता है, बिल्कुल। और धारा के विपरीत रहने वाला जल है ना, 2 दिन बाद सड़ जाता है, किसी उपयोग का नहीं रहता। बिल्कुल। तो हमारी प्रकृति है नेचुरल रहना, जी तो बिल्कुल सहज रहिए। सहजता का मतलब नेचुरल, बिल्कुल। सहज रहिए, और अगर सहज रहोगे तो चकाचौंध आपका इफेक्ट नहीं करेगा। जी। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हो गई है सर? मुझे जबलपुर जिला मिला है। अच्छा, जबलपुर जी। में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद अभी जाएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होगी आपकी, ट्रेनिंग में आपको बहुत चीजें बताई जाएंगी, पूरी पुलिसिंग ही बताई जाएगी। तो जब प्रथम दिन आप कुर्सी पर अपनी बैठेंगे तो आप समाज में एक क्या बदलाव देखना चाहते हैं कुर्सी पर बैठकर? क्योंकि अभी तक तो आप छात्र जीवनी कुर्सी पर बैठ के आए थे, अब अधिकारी कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या बदलाव देखना चाहेंगे आप समाज में, और क्या अपने थ्रू लाना चाहेंगे? देखो, बदलाव कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में कोई बदलाव आ जाए। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, और सालों से हमारे महापुरुष हैं, बदलाव में उनका प्रयास रहा है, वो लाए हैं। तो हम धीरे धीरे, जैसे कि मेरे विभाग के अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी, पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा, वो मैं अच्छे से कोशिश करूँगा कि ये सही से हो। तो थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।